जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 500 पॉइंट्स आज मार्केट नीचे है, लेकिन अगर हम मार्केट की ओवरऑल अगर हम वो क्या कहते हैं थोड़ा तफ़सील से अगर देखने की कोशिश करें, तो मार्केट में आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। गुज़िश्ता 2 सेशन से बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो ना सिर्फ के इंडेक्स को सहारा दिए हुए थे, बल्कि उसके साथ-साथ जो है वो मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट कर रहे थे। लेकिन सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस होती है, जो कि गुज़िश्ता 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो उसका एक मख़सूस सेक्टर जो है या मख़सूस हिस्सा जो है वो हमें थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें बैंकिंग सेक्टर लीडिंग पे था, उसके साथ इंश्योरेंस थी, यानी कि सर्विसेज़ सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी पीछे था। आज बहरहाल प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो हमें सर्विसेज़ सेक्टर में भी देखने को मिली है। तो थोड़ा-सा हमें जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट के 500 पॉइंट्स निकले हैं, लेकिन मैंने अगर आपको याद हो तो मैं तकरीबन हर रोज़ ही हम इस पर बात कर रहे होते हैं कि देखिए, जिस वक़्त मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवनेस होती है। मखसूस सेक्टर्स ऊपर जाते हैं या मखसूस शेयर्स ऊपर जाते हैं, लेकिन जिस वक़्त सेलिंग प्रेशर आता है, तो उसका इम्पैक्ट उन तमाम शेयर्स पर भी होता है जो कि जिस वक़्त मार्केट मूव कर रही थी अपवर्ड साइड पर, गो कि वो उस वक़्त मूव नहीं कर रहे होते। तो ये बात आज दोबारा फिर शामिल करने का मकसद ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप नए हैं, तो अपने आप को इस चीज़ की आदत डालिए कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो के तमाम शेयर्स मूव करें। लेकिन जिस वक़्त मार्केट नीचे आएगी, तो फिर आपके पोर्टफोलियो के तमाम शेयर्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी, 562 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह आज भी 20 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं। हमारे हाथ भी एक आध कंपनी आज आ गई, लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर हम पूरे दिन की अगर हम परफ़ॉर्मेंस को कलेक्टिवली देख लें, तो कोई इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। ये मैं इसलिए ये बातें जो है वो ऐड कर देता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने या तो स्टॉक मार्केट में आना होता है, गो कि हमने कभी किसी को दावत तो नहीं दी, या उन्होंने फ़र्ज़ करें कि हमारी सर्विसेज़ लेना होती हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि एवरी डे इज़ नॉट संडे कि हर रोज़ छुट्टी नहीं हो सकती, मार्केट के साथ ही चलना होता है। तो ओवरऑल दिन, एवरेज दिन हम कह सकते हैं अपने हवाले से, कोई अपर कैप भी मिल गया, कुछ थोड़ा-सा 2-3 शेयर्स के अंदर जो है वो कुछ मिल भी गया, लेकिन कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हुए। तो फिर इस हवाले से चीज़ों को जो है वो साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए जी हम जो है वो आज अपना अपर कैप जो है उसका उसकी कुर्बानी देते हैं बताने से कि हमारे पास कौन-सा अपर कैप है। लोअर कैप की बात करें तो आज 2 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप पर हैं, जिसमें बीको काफ़ी अरसे से परफ़ॉर्म कर रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी तो इसका पहला लोअर लॉक लगा है। इसने परफ़ॉर्मेंस भी तो बहुत अच्छी दी है ना, बहुत ऊपर चला गया, कहाँ से उठा, कहाँ का आपको उसने आउटपुट दिया है। तो उसके बाद ये नॉर्मल होता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स का नीचे आना, उनका करेक्ट करना अपने आप को, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर आपने उड़ते हुए शेयर को पकड़ने की कोशिश की है, तो फिर यकीनन आपको परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, ओवरऑल सेक्टर में अगर आज आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। जबकि उसके साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं वो तो वैसे ही कोई इतना अच्छा जो था वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे। आज यही वजह है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी बैक फुट पर चले गए हैं। ऑयल एंड गैस के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा, देन सीमेंट सेक्टर, फिर पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल। अब देखें टेक्सटाइल कितना परफ़ॉर्म किया है टेक्सटाइल ने। आप एसगार्ड 9 की ही मिसाल ले लें, वो कहाँ से उठा और कहाँ पे चला गया। रफली अगर हम देखें तो गुज़िश्ता चंद सेशंस के अंदर-अंदर ही जो है वो उसकी प्राइस तकरीबन डबल होने के करीब चली गई थी। तो ऐसा होता है। अब जिस बंदे ने किसी शेयर को खरीदा उसको 25, 30, 40% का अगर प्रॉफ़िट हिट हो रहा है, तो वो तो बेचेगा ना। ये तो खरीदने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी जो टेक्नीक थी वो क्या थी, उसने किस एनालिसिस के तहत जो है वो किसी शेयर को खरीदा। आगे चलते हैं। तो सिलसिला जो है वो सेलिंग प्रेशर का जारी है।
सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस जो है, वो चूँकि पहले भी कोई ख़ास नहीं थी, तो आज चूँकि बैंकिंग सेक्टर में से थोड़ा-सा जो है वो पैसा निकला है, तो साथ ही हमें पूरी मार्केट के ऊपर अच्छा ख़ासा प्रेशर देखने को मिला है। 500 पॉइंट सिर्फ़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा महसूस होगा। अगर आप अपने पोर्टफ़ोलियो को देखेंगे, तो हो सकता है कि 1000-1500 पॉइंट्स का इम्पैक्ट जो है, वो आपको फ़ील हो रहा हो। तो कोई बात नहीं, चलता है ये सिलसिला। अभी वो क्या कहते हैं, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है ना, अभी तो मार्केट ने चंद पॉइंट्स निकाले हैं। देखते हैं कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो मार्केट जो है वो कहाँ पर अपना पाँव लगा सकती है, कहाँ पर सिलसिला आगे चल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जिस वक़्त आप इसको डेली के कैंडल पर वॉच कर रहे हों, जो कि मैं तो ज़्यादा नहीं करता। अगर आप वीकली भी कर रहे हों या मंथली भी कर रहे हो, तो उसपे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता ना, वो तो ना होने के बराबर है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को लास्ट पर डिस्कस करेंगे। खबर जो है वो पहली खबर ये है कि बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट्स इंक्रीज बाय 14%। अब देखिए 14% का जो डिपॉजिट्स में इजाफा हुआ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये 2-3 हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 कि देखिए जब तक पैसा जो है वो हाथों में रहेगा, तिजोरियों में रहेगा, दराज़ों में रहेगा, तब तक जो सिलसिला है, वो मार्केट के अंदर वो पैसा घूमेगा नहीं। मार्केट से मुराद स्टॉक मार्केट नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अब चूँकि पैसे डिपॉज़िट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, डिपॉज़िट्स के इंक्रीज़ होने से वो पैसा जो है जिस वक़्त बैंक्स में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा अब आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये एक पॉज़िटिव साइन है इस सेंस के अंदर। और ज़ाहिर-सी बात है, जब बैंकों के डिपॉज़िट्स बढ़ेंगे, तो बैंकों का इटसेल्फ बिज़नेस भी इंक्रीज़ होगा, उससे उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। ये ऐसे बैंक्स जो हैं, वो आपको छलांगे मारते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। अगली खबर जो है, वो फ़ास्ट केबल्स के हवाले से है, जो कि पहली पाकिस्तानी कंपनी बन गई है, जिन्होंने अबू धाबी से जो है वो सर्टिफ़ाइड हो गई है, सर्टिफ़िकेट वहाँ से मिल गया है। वैसे ये कोई इतनी बड़ी खबर है नहीं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो है वो इस चीज़ का को बहुत ज़्यादा समझा जाता है। अगर आप बाहर से पढ़ के आएँ, बाहर की डिग्री या सर्टिफ़िकेट लेके आएँ, तो इन चीज़ों का बड़ा असर होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। अगली खबर जो है वो ज़रिया के हवाले से है, जो कि यूएई के अंदर जो है वो अपनी ज़ेली कंपनी जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं, और शायद यही वजह थी कि इसके अंदर हमें ना सिर्फ़ कि पहले बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली, बल्कि अब जो है वो आज भी आपको अपर कैप के अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़ेली कंपनी जो है ये आगे जाके करेगी क्या? क्या सिलसिले बनेंगे इसके? इसकी कोई ख़ास तफ़सीलात जो है वो मुझे इस खबर के अंदर नज़र नहीं आई। तो मुझे अभी फ़िलहाल देखें, बात ये है कि चीज़ों को एक्ज़ैजुरेट करना मकसद नहीं होता, चीज़ों को थोड़ा-सा समझना मकसद होता है। जब तक इसकी कोई तफ़सीलात सामने नहीं आती, ये कागज़ी कंपनियाँ जो हैं ये खुलती रहती हैं दुनिया के अंदर। आपको याद होगा डीजी खान वाले भी, और मेरा ख़्याल है उसके साथ जो है वो इमेज वाले भी, और उससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, वो यूके के अंदर भी अपनी ज़ैली कंपनियाँ खोलती रही हैं। तो ये होता है ऐसा। लेकिन इमेज वालों ने तो कहा था कि वो कोई यहाँ पर बिज़नेस बाय करने जा रहे हैं, ब्रांड जो है, खुशबू का ब्रांड जो है, वो बाय करने जा रहे हैं। लेकिन ये चलता है इस किस्म का सिलसिला, इसलिए इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। अच्छा, चलते-चलते मेरे ज़हन में एक और बात आ गई। हैस्कॉल की बर्बादी का आगाज़ यहीं से हुआ था कि उन्होंने अपनी एक कंपनी बाहर बनाई थी और अपने अकाउंट्स उठा के बाहर ले गए थे। फिर बाहर जाके उन्होंने जो किया अकाउंट्स के साथ, वो एक लंबी दास्तान है। वो आपको पता है, जब-जब मुझे चीज़ें याद आती रहती हैं, मैं वीडियो का हिस्सा बनाता रहता हूँ। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है, वो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान जो है, वो ये चाह रहा है कि मूडीज़ जो है, वो पाकिस्तान की जो रेटिंग है, इसको बेहतर कर दे। देखें, पाकिस्तान का हक भी बनता है, जितनी हमने कोशिश की है, जिस तरह से हम डिफ़ॉल्ट से निपटे हैं, आईएमएफ का पैकेज हमने लिया है, अपने मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन हमारी जो थी वो 30% पे चली गई थी। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर इन्फ्लेशन नीचे आई, इंटरेस्ट रेट नीचे आया, काम तो बहुत किया हमने। उसके हवाले से तकरीबन सॉरी, उसके हवाले से यकीनन पाकिस्तान का हक बनता है कि उसकी जो रेटिंग है वो अपग्रेड की जाए। देखिए, रेटिंग जैसे ही अपग्रेड होती है ना, इसको आम ज़ुबान में अगर समझना हो ना, तो इसको क्रेडिट स्कोर आपका बेहतर हो जाता है। तो जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाता है ना, आपको लोन जो है वो ज़्यादा, एक तो उसमें आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती हैं, लेंडर्स में इज़ाफ़ा हो जाता है, और उसके साथ उसका फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है।
पाकिस्तान में तो शायद इतनी कोई प्रैक्टिस हो ना या ना हो, मुझे इसका कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ यूके, यूरोप के अंदर जो है ये क्रेडिट रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल पर्सन्स की भी। मिसाल के तौर पर अगर मैं हूँ और मैंने अगर कभी कोई लेन-देन नहीं किया, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनाई, जो कि हमने शुरू में नहीं बनाई, जिस वक़्त हम यूके में आए थे। हमने कहा छोड़ें जी, ये सूद है, ये फलाँ है, फलाँ है, करते रहे। वो करते-करते हुआ ये कि आज अगर मेरी क्रेडिट रेटिंग बेहतर नहीं है, मैं कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाऊँ, कोई घर खरीदने के लिए जाऊँ, उसके लिए मॉर्गेज करवाने के लिए जाऊँ, तो मुझे तो वो इंटरेस्ट रेट ही बड़ा चार्ज करते हैं। वो कहते हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो नहीं है। हालाँकि आप जितने चाहे ईमानदार हों, वो नहीं मानते, वो डिजिट्स को मानते हैं। तो ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दी कि अगर पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बेहतर हो जाती है, तो पाकिस्तान ने अगर नया कर्ज़ लेना है, एक तो वो हमें बहुत सस्ता मिलेगा और दूसरा ये है कि कर्ज़ देने वालों का जो एतमाद है वो मज़ीद बहाल होगा। ये बिज़नेसेस में ऐसा होता है। तो उस हवाले से पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है, इसका भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पर आएगा, अगर मूडीज़ जो है वो हमारी रेटिंग मज़ीद बेहतर कर देता है तो। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि माफ़ कीजिएगा, आईएमएफ ने कहा है कि जी आप जो शुगर टैक्स फ्री इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन लगा दी है उसने और आईएमएफ का ऑब्जेक्शन लगाना बनता भी है। अब अगर हम 18% का सेल्स टैक्स है या कोई और ड्यूटियां वगैरह हैं जो कि पहले शुगर के ऊपर थी, इंपोर्ट के ऊपर, अगर हम उसको हटाकर उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उससे यकीनन खजाने को नुकसान होगा। तो इसलिए आईएमएफ ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो। लेकिन जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मेरा ख़्याल है कि ये मामला जो है वो निपट जाएगा। कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होगा। अगली खबर जो है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से, जो कि खबर नहीं है, एक रिसर्च रिपोर्ट है और आपको याद होना चाहिए, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कि मैं जब भी कोई रिपोर्ट जो है वो शामिल करता हूं तो साथ में ये कहता हूं कि भाई ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें होती हैं, इनको पढ़ा करें। मनो मन आपने इसको तस्लीम करना या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रिसर्च रिपोर्ट है जी, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि अटक रिफाइनरी इस वक्त जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से ये डेट फ्री जो है ये मामलात चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुके हैं, जिस तरह से इनकी प्रोडक्शन है, जिस तरह से कि इनकी सप्लाई लाइन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जो जितने भी इनके मामलात हैं वो सारे के सारे जो डिजिट्स हैं, जो इशारिये हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसके शेयर की प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकती है, जो कि जून 2026 तक, यानी कि 1 साल के बाद कोई ₹1136 का ये शेयर हो सकता है, जो कि इस वक़्त तकरीबन कुछ 600 साढ़े ₹600 के करीब जो है वो ट्रेड हो रहा है, यानी कि डबल हो सकती है। एक अंदाज़े के मुताबिक रफ़ली डबल प्राइस जो है वो इसकी हो सकती है। अब ये आप जानें और ये रिपोर्ट जानें, मैंने सिर्फ़ इसको यहाँ पे शामिल किया है। आगे चलते हैं जी, और हमारे जो इस वक़्त जो 3 ग्रुप्स हैं या हमारी जो सर्विसेज़ हैं, उसकी तमाम तफ़सीलात जो हैं ये हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी होती हैं। हमारे इस वक़्त 3 ग्रुप्स एक्टिव हैं जी। एक डे ट्रेड का ग्रुप है, अगर आप ये जॉइन करेंगे, सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, किसी भी वक़्त बाय सेल की कॉल आ सकती है, स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन ली जाती है। स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, इसकी जो आपको जो ट्रेड कॉल्स मिलेंगी वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद होती है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको हर रोज़ ट्रेड कॉल मिलेंगी। हो सकता है 10 दिन में 1 कॉल मिले या 1 दिन में 10 कॉल्स मिल जाएँ। अब जिस तरह से कल है, मैंने कोई बाय की कॉल जनरेट ही नहीं की, क्योंकि मार्केट में कोई सिचुएशन जो थी वो कहीं से बनती हुई नज़र ही नहीं आ रही थी, तो हमने कहा छुट्टी करें। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, थोड़ा ठंडा काम है स्विंग ट्रेड के अंदर। उसके बाद तीसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टर का ग्रुप है, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, सिर्फ़ ओनली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। और इसमें हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम डिविडेंड वाले स्टॉक्स बाय करेंगे, अच्छे लेवल पर बाय करने की कोशिश करेंगे, ताकि डिविडेंड जो है वो हमारी बाइंग प्राइस में से माइनस ना हो। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, उससे भी ठंडा ग्रुप होगा। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चैनल, आपको तो पता है हर रोज़ ही मैं ये चैनल आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो आज जिस वक़्त मार्केट ने कल की क्लोजिंग के बाद मार्केट की आज ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मार्केट को जो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, वो ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ने
ब्रेक करने की कोशिश की है, मार्केट में उसमें नाकामी रही। और कल भी मेरा ख़्याल है हमने जो डिस्कस किया था इसका लेवल इस वक़्त मेरे ज़हन में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वो भी रफ़ली हमने इसी के करीब की बात की थी कि मार्केट जो है वो कोई अराउंड 138,000 के करीब जो है वो रफ़ली जा सकती है। लेकिन चूँकि मैं काम करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसलिए रेज़िस्टेंस कहाँ पर है, वो तो यकीनन अहमियत रखता है, लेकिन उसके साथ-साथ ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं, ये बड़ी अहमियत रखती हैं। अब मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के हवाले से रेज़िस्टेंस दिखाई है, तो मैं यही जो चार्ट है, वो मैं अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कोई और चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ और मेरे ग्रुप में कोई और होता है, ये सेम चार्ट ही होता है। ये मेरे ग्रुप वाले भी इसको सेकंड करेंगे। अब उसके बाद इसने अब राइट एट द मोमेंट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसने ये चैनल ब्रेक कर दी है। तो जब कोई शेयर हो या इंडेक्स हो वो चैनल ब्रेक कर दे, तो फिर यकीनन उसमें वेट एंड वॉच पे आ जाना चाहिए, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी है। अब इस वक्त जो मार्केट ने जहां से रेजिस्टेंस ली है, पहले जरा थोड़ा सा उसको अगर एग्जैक्टली देख लें, और मार्केट ने जहां से अपनी इस चैनल को ब्रेक किया है, अगर हम उसको देख लें, तो ये दो लेवल्स हमारे सामने आते हैं। ऊपर वाला लेवल जो हमारे सामने आता है वो कोई 1,37,200 समथिंग का है। इसको अगर 1,37,500 समझ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये एक ज़ोन है जो कि रेजिस्टेंस बना रहा है, और यहाँ पर जो सपोर्ट बनी है ये 1,36,000 समथिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1,37,000 और 1,36,000 यानी कि 1,000 के पॉइंट्स के दरमियान में मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट पर आता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाज़ा अब कल की स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी क्या होगी कि हम इसमें इंतज़ार करेंगे कि मार्केट जो है वो वापस जो है वो या तो इस चैनल के अंदर आ जाए। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर नहीं आती, तो फिर हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि ये सेलिंग प्रेशर जो है, ये कहाँ पर जाके अपना पाँव लगाता है। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर हम सपोर्ट देखें, तो वो तकरीबन कोई 1,34,000 के करीब है। 2,000 पॉइंट्स जो हैं, वो यहाँ पर नीचे है, और कोई बड़ी सपोर्ट यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। स्टॉक मार्केट में होने वाली हर ट्रेड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नतीजा होती है। मैंने कल मैं जो सोच रहा था, या मैंने जो एनालिसिस कर रखा था, मैं इस ट्रेंड लाइन को देख रहा था। हो सकता है लोगों लोगों के यहाँ कोई और हो। तो जब ये मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्ट लिया, तो मुझे तो यकीनन थोड़ा-सा महसूस हुआ कि हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं अब बात कर रहा हूँ कि भई देखें, इस वक़्त मार्केट जो है वो अपने चैनल को तोड़ चुकी है। तो मैं तो अपने एनालिसिस के मुताबिक चलूँगा ना, वेट एंड वॉच पे रहूँगा। कल देखूँगा कि मार्केट या तो चैनल वापस चली जाए, तो देन उसमें ट्रेड ली जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ, या फिर मैं इंतज़ार करूँगा कि मार्केट जो है वो कल इस अपनी जो सपोर्ट है इसको या तो रिस्पेक्ट करे, या फिर नीचे को नई सपोर्ट बनाए। तो नई सपोर्ट बनाएगी तो फिर इंशाल्लाह जो है वो मार्केट में हम ज़रूर काम करेंगे। आपसे सिर्फ यही गुज़ारिश है कि अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना यकीनन मुश्किल है, लेकिन गँवाना बड़ा आसान है। चीज़ों को समझें, जो शेयर भी आपने खरीदना है, उसको चार्ट ज़रूर देख लिया करें उसका। इसकी सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। अब देखें, तकरीबन हमने हमने गेल का चार्ट डिस्कस किया, एग्ज़ैक्टली आप देखें तो वहीं से शेयर वो वापस आया जहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस थी। हमने आपके साथ पीएसओ का चार्ट डिस्कस किया, वो उसने अपनी ट्रेंड लाइन ही ब्रेक नहीं की। हमने आपके साथ एयरलिंक का चार्ट डिस्कस किया, उसने भी अपनी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक नहीं की। तो ये जो इसके साथ हमने आपके साथ एसएसजीसी का चार्ट जो है वो शेयर किया, उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की। ये जो ट्रेंड लाइन और ये सारी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, और साथ में हम बता रहे होते हैं कि यार ये यहाँ से ब्रेक करे तो फिर इसका ब्रेकआउट निकलता है, फिर इसका ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन बहुत सारे दोस्त अहबाब ना लालच कर जाते हैं। वो करते क्या हैं कि जैसे ही कोई चीज़ जो है वो ट्रेंड लाइन के करीब चल जाने लगती है ना, उससे पहले उसको बाय कर लेते हैं। हालाँकि वही उसकी रेजिस्टेंस होती है, वहाँ से वो नीचे वापस आ जाती है। ये मेरे साथ 3-4 लोगों ने जो था वो मुझे मैसेज भेजे कि जी वो आपने एयरलिंक का चार्ट डिस्कस किया था, तो हमने जो है उसको पहले ही बाय कर लिया। मैंने कहा भई आपने कर लिया तो आपको मुबारक हो। वो उससे फिर नीचे आ गया। तो बात करने का मकसद ये है कि यार ये जो एनालिसिस हैं, या जो जो हम ये लाइनें-शाइनें लगाते हैं, इनकी आखिर कुछ ना कुछ अहमियत तो है। लेकिन अगर आप उसको नहीं समझते, तो यकीनन वो एक आपकी अब ज़ाती राय है, हम उससे इख्तिलाफ़ नहीं करते। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।